स्टूडेंट अपने दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो एक ही क्लास को 3 साल तक पढ़ते रहते हैं, और एक वो होते हैं जो एक चैप्टर या एक टॉपिक को अपने 3 बार पढ़ते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो बच्चे होते हैं ये अपने 3 चीजों में लगे हुए होते हैं। कौन कौन से? या तो ये फोन में घुसे रहेंगे, या ये लव में पड़े हुए होते हैं, या इसके अलावा जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बदमाशी। या ये बदमाशी में चले जाते हैं। तो ये जो पहले टाइप के स्टूडेंट होते हैं ये या तो फोन में घुसे रहेंगे, या अपने लव में पड़े रहेंगे, या बदमाशी में पड़े रहेंगे। इस वजह से ये एक ही क्लास को 3 साल तक पढ़ते हैं। अगर क्लियर हो गई, लास्ट साल में क्लियर हो गई तो अच्छी है, नहीं हुई तो वही काम धंधे करेंगे, वही बदमाशी करेंगे, वही लव करेंगे, वही फोन चलाएंगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे भी हैं, 100 में से 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनको कुछ ही नहीं आता, जिनको प्लस गुणा भाग कुछ नहीं आता, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, दिल से कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको सब कुछ आता है फिर भी वो कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी वो फोन में लगे हुए हैं, या लव में लगे हुए हैं, या बदमाशी में लगे हुए हैं। इस वजह से उनके 100 में से 100 नहीं आ रहे। ठीक है। और जो ये दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं ये एक ही चैप्टर को या एक ही टॉपिक को 3 बार पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वो दूसरी बार पढ़ेंगे, अगर दूसरी बार भी समझ में नहीं आएगा तो वो तीसरी बार पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि अपन को मान लो कोई इटावा से पीपलदा से इटावा जाना है अपन को। ठीक है। अपन एक बार गए, एक बार में अपन को समझ में नहीं आया, रास्ता याद नहीं रहा, उसके बाद में दोबारा जाएंगे। ठीक है। दोबारा थोड़ा थोड़ा याद रहा, बाकी आधा आधा याद रहा। ठीक। तीसरी बार जाएंगे तो वो कंफर्म अपन को याद हो जाएगा और रास्ता कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। ठीक है। अपने स्टडी में भी यही सिस्टम है कि अपन अगर कोई टॉपिक अपन को समझ में नहीं आ रहा तो उसको एक बार पढ़ेंगे, एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ेंगे, दूसरी बार में समझ में नहीं आया तो उसको तीसरी बार में पढ़ेंगे, तीसरी बार में तो अपने समझ में आ जाएगा। अगर तीसरी बार में मिला है तो चौथी बार 5वीं बार पढ़ते रहो, क्योंकि अपन को लाने हैं 100 में से 100। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अपने जो ये 10वीं और 12वीं क्लास है ना, 12वीं तक जो भी अपने सिलेबस रहता है तो इनको मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा इनके वो बुक में से आएगा। ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन आएगा पेपर में वो सब अपने बुक से आएगा। जो आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कंपटीशन वालों को क्या होता है, जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं वो भले कितना पढ़ ले फिर भी वो एग्जाम में उनको जो पढ़ा हुआ है वो भी नहीं मिलता, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो चुका है, अब बहुत हाई हो चुका है। तो वो जितना पढ़ेंगे उनके लिए उतना ही कम होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। तो आपको तो पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अपने बुक में से आएगा, इसके अलावा आपने बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा, तो आपको तो 100 में 100 लाने में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। कंपटीशन वाले बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, फिर भी वो पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें ही पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ सकता है उतना वो पढ़ रहे हैं। पर आपको तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बुक में से जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, उनमें से क्वेश्चन आएगा तो 100 में 100 लाना कौन सी बड़ी बात है। अगर ऐसा कंपटीशन में होता तो अब तक तो जाने कितने अपने गवर्नमेंट जॉब लग जाते, लग भी रहे हैं, जिनकी सच्चे दिल से मेहनत है वो लग भी रहे हैं। ठीक है। बाकी जो नहीं लग रहे उनको वो अपनी मेहनत को दुगना कर रहे हैं, तिगना कर रहे हैं, ताकि इस साल नहीं दूसरे साल, 2 साल नहीं तीसरे साल में नहीं चौथे साल में तो वो गवर्नमेंट जॉब लग जाए। सब मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी है अगर 100 में 100 लाने हैं। बाकी की बातें अपन आगे करेंगे। अच्छा,
अपना ये सब चल रहा है। उसके साथ ही अपन एक 10th का टॉपिक है चैप्टर 6, ठीक है। 10th का चैप्टर 6 अपन उठाएंगे त्रिभुज, ठीक है। बातें भी होती रहेगी अपने, और जो 10वीं क्लास का ये चैप्टर 6 है इसको भी अपन साथ में क्लियर कर देंगे, ताकि आपको यूं नहीं लगे कि सर के पास सिर्फ बातें हैं। सर के पास टैलेंट भी है, इस वजह से सर के 100 में 100 आए हैं, वरना सर के 100 में 100 नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी अपन साथ में लेके चलेंगे और बीच बीच में बातें भी करते रहेंगे अपन। तो करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट, ठीक है। अपन बेसिक से सारी चीजें पढ़ेंगे जो ये चैप्टर है। तो सबसे नीचे से अपन इसको उठाएंगे, जो जो अपने सिलेबस में नहीं है उसको भी पढ़ेंगे, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। इस वजह से अपन चैप्टर के साथ बातें भी कर लेंगे, ताकि आपको अच्छे से मोटिवेशन मिले। और इस साल आप 2024 में जो भी अपने स्टूडेंट 10th और 12th में हैं, वो अपने मैथ में अपना और मेरा नाम रोशन करें 100 में 100 लाके, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने आता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। नाम है चैप्टर का त्रिभुज, तो जान लेते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज अपन 3 रेखाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से बनी एक बंद आकृति को अपन क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा, इसको भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे एक रेखा, जैसे कि ये अपनी कोई रेखा है AB, ठीक है। एक ही रेखा है, इसका नाम दे दिया अपन ने AB। इसको अपन बोलेंगे सरल रेखा, सरल रेखा, ठीक है। जो एक रेखा है, सीधी लाइन है, उसको अपन सरल रेखा बोलते हैं। जो सीधी लाइन है उसको अपन सरल रेखा बोलते हैं। दूसरी 2 रेखाओं को देखते हैं अपन। 2 रेखाएं, अब 2 रेखाएं हैं, या तो वो समांतर हो सकती हैं या वो प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, ठीक है। या तो वो क्या होंगी, समांतर, या क्या होगी, प्रतिच्छेदी। समांतर रेखाएं किसको बोलेंगे अपन, समांतर रेखाएं किसको बोलेंगे अपन, वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी ना काटे। ये जो रेखा है इनको कितना भी बढ़ा दिया जाए ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। और जो ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है, मान लो ये है, इसको अपन ने थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अब अगर इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को काट देगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अगर एक रेखा की बात होगी तो केवल सरल रेखा आएगी, और 2 रेखाओं की बात होगी तो समांतर रेखाएं एवं प्रतिच्छेदी रेखाएं आ सकती हैं। उसके अलावा जो 3 रेखा है, 3 रेखा है, ठीक है। अगर ये बंद आकृति में है, ये जो 3 रेखाएं हैं ये अगर बंद आकृति में हैं तो त्रिभुज का निर्माण करती हैं। अब त्रिभुज बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज, समद्विभाव त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, बहुत सारे टाइप के अपने त्रिभुज होते हैं। अगर इन 3 रेखाओं को अपन बंद आकृति में लिख दें तो ये अपना त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। ये अपन परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले अपन तो इस चीज को देख लेते हैं। 3 रेखाएं अपनी अगर बंद आकृति में है तो त्रिभुज का निर्माण करेगी। उसके बाद में
अगर चार रेखाएं अगर बंद आकृति में हैं तो ये अपने चतुर्भुज का निर्माण करेगी। ठीक है, आयत, वर्ग सब ये अपने क्या है, चतुर्भुज है। ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने कि जो एक रेखा है वो अपनी सरल रेखा कहलाएगी, जो दो रेखाएं या तो वो समांतर होगी या वो प्रतिच्छेदी होगी। तीन रेखाएं अगर बंद आकृति में है तो वह त्रिभुज का निर्माण करेगी। वैसे ही अगर चार रेखाएं बंद आकृति में हैं तो वह चतुर्भुज का निर्माण करेगी। आ गई ये बात समझ में? तो त्रिभुज की परिभाषा अपन क्या लिख देंगे? त्रिभुज की परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? तीन रेखा खंडों से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब ये कोई तीन रेखाएं हो गई, बंद आकृति में है। ठीक है, 1 2 3 ये तीन रेखाएं हैं, ये बंद आकृति में हैं, तो ये अपने ये अपने त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं। अगर तीन रेखाएं बंद आकृति में हैं तो वह त्रिभुज का निर्माण करेगी। अगर चार रेखाएं बंद आकृति में हैं तो वह चतुर्भुज का निर्माण करेगी। इसका नाम दे देते हैं अपन A, B और C। ठीक है, इसके बाद में जो त्रिभुज होता है इसके तीन ही क्या होते हैं? शीर्ष। तीन ही क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। तीन ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। तीन ही क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लो आप। तीन शीर्ष कौन कौन से होते हैं? A, B, C। उसके बाद में तीन कोण, कौन कौन से? कोण A, ये जो चिन्ह है ये अपने कोण का है। कोण B, कोण C। उसके बाद में तीन ही क्या होती हैं? भुजाएं। तीन ही क्या होती हैं? भुजाएं। तो कौन कौन सी भुजा? भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC। ठीक है, अपन त्रिभुज की बात कर रहे हैं इसलिए अपन ने त्रिभुज की ये परिभाषा लिख ली। और इसके तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही भुजा होती हैं, ये भी अपन ने लिख लिया। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, तो इसको मत लिखना, चाहो तो लिख सकते हो और अगर आपका मन नहीं है तो मत लिखो। अगर समझ गए अच्छी बात है। ठीक है, तो त्रिभुज है, तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन शीर्ष होते हैं, तीन ही कोण होते हैं और तीन ही क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये अपने। ठीक है, इसके नंबर अपन को फ्री में मिलेंगे। सिंपल टॉपिक हैं, सभी सिंपल हैं। अगर अपन मन लगा के पढ़े ना तो सभी टॉपिक अपने सिंपल आएंगे, सभी चैप्टर अपने सिंपल आएंगे, कोई भी अपने मुश्किल नहीं आएगा। बस ध्यान से हर चीज को देखना है। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो नीचे कमेंट में कमेंट कर देना है, पूछ लेना है हैंड टू हैंड। मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूं तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पूछने में कोई शर्म नहीं है। ऐसा मत सोचना कि अपन कमेंट करेंगे तो कोई देख रहा है कि अपन को ये छोटी सी चीज समझ में नहीं आई। अगर ये छोटी सी चीज आपको समझ में नहीं आए तो फिर ये पूरा चैप्टर भी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मान लो त्रिभुज की परिभाषा अपन को याद नहीं है तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इन सारों को पढ़ने से क्या मतलब आ रहा है? अगर अपन को त्रिभुज की डेफिनेशन याद नहीं है
तो ये सारी चीजें हैं त्रिभुज की, ये भी अपन को समझ में नहीं आएगी। तो अपन को एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, भले छोटे से छोटा कोई पॉइंट हो उसको अपन को छोड़ना नहीं है, अगर अपन को 100 में 100 लाने हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन तो अपन को शर्म नहीं करनी है, अगर 100 में 100 लाने हैं तो। पूछने में काहे की शर्म है, आप पूछ लो, शर्म में कोई ये समझ में नहीं आ रहा मैं आपको बता दूंगा बस, ठीक है। तो देखो ये अपन ने लिख लिया, इसको आप भी अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लो, हाँ, और नोट्स साथ में बनाते हुए चलना, ठीक है। त्रिभुज के बारे में अपन ने देख लिया, उसके बाद में अपन देखते हैं अगला टॉपिक डाल लो अपने, समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां अपन किसको बोलेंगे, देखो इधर। तो देखो इधर, ऐसी आकृतियां जो दिखने में समान हो, परंतु अगर अपन इनको मापे तो मापने में समान ना हो, वो अपनी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। देखो इधर, ये दोनों क्या हैं, वृत्त हैं, दिखने में समान लग रहे हैं कि दोनों वृत्त हैं, पर अगर अपन इनको मापे तो ये बड़ा है ये छोटा है, मापने में ये अपने समान नहीं आएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, ये कोई आयत है, ये भी अपने आयत हैं, दिखने में दोनों समान हैं, परंतु अगर इनको मापे तो ये समान नहीं आएंगे, एक बड़ा है एक छोटा है। ऐसे ही इसको देख लो, ये दो त्रिभुज हैं, दिखने में समान हैं, परंतु अगर इनको मापे तो ये समान नहीं होंगे। ये जो आकृतियां हैं, सभी आकृतियां हैं, तीनों आकृतियां हैं, ये अपनी समरूप आकृतियां कहलाती हैं, ठीक है। तो सभी वृत्त, सभी वृत्त सभी वृत्त क्या कहलाते हैं, समरूप आकृतियां कहलाते हैं। सभी आयत, सभी आयत भी अपनी क्या कहलाएंगे, समरूप आकृतियां। सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज भी अपने समरूप आकृतियां कहलाते हैं, क्योंकि सभी वृत्त में सभी वृत्त आ गए, छोटे बड़े सभी। तो ये जैसे कि ये दोनों वृत्त ले लो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या ये दोनों मापने में समान होंगे, दिखने में समान हो रहे हैं कि दोनों वृत्त हैं, दिखने में अपन को नजर आ रहा है कि दोनों वृत्त हैं, दिखने में अपन को समान लग रहे हैं, पर इनको मापे तो क्या ये समान होंगे, नहीं होंगे। इसलिए सभी वृत्त, यहाँ पे मैंने लिखा सभी वृत्त अपने समरूप आकृतियां कहलाती हैं, और सभी वृत्त अपने समरूप आकृतियां कहलाएगी, सभी त्रिभुज अपने समरूप आकृतियां कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अपन, ऐसी आकृतियां जो दिखने में समान हो, परंतु मापने में समान हो आवश्यक नहीं है।
ठीक है, दिखने में वो समान होनी चाहिए परंतु मापने में वो समान हो ये आवश्यक नहीं है। और ये अपने उदाहरण के रूप में इन आकृतियों को उतार लेना। इसके साथ ही आप एक नोट और लिख लेना कि जो समरूप आकृतियां होती हैं, समरूप आकृतियां देखने में सदैव समान होती हैं, किंतु मापने में सदैव असमान आती हैं। समझ गए बात को? ऐसी आकृतियां जो दिखने में समान हो परंतु अगर इनको मापे तो वो समान नहीं आए, उन आकृतियों को अपन बोलते हैं समरूप आकृतियां। आ गई बात समझ में? तो इसको और एग्जाम्पल को और इस नोट को तीनों को आप अच्छी तरीके से लिख लेना। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से लिख लो। उसके बाद में अपन चलेंगे समरूपता की ओर। अगला टॉपिक है अपना समरूपता। ठीक है, समरूप किसे कहते हैं अपन ने देख लिया, समरूप आकृतियां किसको कहते हैं अपन ने देख लिया। अब समरूपता को देखते हैं कि समरूपता क्या है। दो आकृतियां परस्पर समरूप होती हैं यदि वो दिखने में समान हो परंतु मापने में असमान हो। यह अवधारणा समरूपता कहलाती है। ठीक है, वही चीजें कि समरूप आकृतियां जो दिखने में समान हो और मापने में असमान है तो वो तो अपनी समरूप आकृतियां कहलाएंगी। और जो ये अवधारणा है ये अपनी समरूपता कहलाती है। आगे बात समझ में? समरूप आकृतियां और समरूपता दोनों एक ही हैं कि ऐसी आकृतियां जो दिखने में समान हो और मापने में असमान हो तो ये तो अपनी समरूप आकृतियां कहलाएगी और जो ये अवधारणा रहेगी ये अपनी समरूपता कहलाती है। ठीक है, सिंपल है, कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद में है अपने समरूपता की कसौटियां। इसकी दो कसौटियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली है अपनी
अच्छा पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लो। दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब देखो समरूपता किसे कहते हैं अपन कि दो आकृतियां जो दिखने में समान हो परंतु मापने में असमान आए वो अपनी समरूप कहलाती हैं। और इसके अलावा जो ये अवधारणा है ये अपनी समरूपता कहलाएगी। समरूपता की अपनी दो कसौटियां हैं। दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। दो आकृतियां जैसे कि मान लो ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, इसका नाम है एबीसी, इसका नाम है पीक्यूआर, ठीक है। तो इनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती का मतलब देखो इधर, समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में। समानुपाती का मतलब क्या होता है? समान अनुपात में। जैसे कि ये भुजा है ए बी और इसकी समानुपाती भुजा है पी क्यू। तो ये वाली भुजा है इसकी संगत वाली भुजा के समानुपाती होनी चाहिए। और ये जो दूसरी भुजा है बीसी ये इसके समानुपाती संगत भुजा क्यू आर के समानुपाती होनी चाहिए। और जो ये तीसरी भुजा है ऐसी ये इसकी संगत भुजा पी आर के समानुपाती होनी चाहिए। मतलब ये इनका अनुपात हमेशा समान होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इसको भी आप अच्छी तरीके से उतार लो। अपन पहले बेसिक चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये अपनी बेसिक चीजें हैं। बहुत सारे टीचर इन बेसिक चीजों को नहीं बताते, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आते, ठीक है। तो अपन सबसे पहले तो बेसिक चीजें, जितनी बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड है, जितनी बेसिक चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड है, उन सभी बेसिक चीजों को अपन अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। उन सभी चीजों को अपन अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद में अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी जैसे कि मान लो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं और आपको बता देता कि जैसे कि अपने 6.1 में एक क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है सभी वृत्त, उसके बाद में यहाँ पे रिक्त स्थान है होते हैं और कोष्टक में दे रखा है सर्वांशम और समरूप, ठीक है। सर्वांशम और समरूप। अब अगर मैं आपको समरूप आकृतियां नहीं समझाता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बताओ मुझे। मैंने बताया था कि सभी वृत्त अपने क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सभी वृत्त में सभी वृत्त आ गए, छोटे बड़े मोटे, ठीक है, सभी वृत्त आ गए।
तो ये दिखने में तो समान होते हैं पर मापने में सभी वृत्त समान नहीं होते, तो ये अपने समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अच्छा, सर्वांशम, सर्वांशम किसको बोलते हैं अपन? वो आकृतियां जो दिखने में भी समान हो और मापने में भी क्या हो, समान हो, वो आकृतियां अपनी सर्वांशम आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, इसकी भी अभी परिभाषा लिख लेंगे, पहले इसको देख लो आप अच्छी तरीके से, उसके बाद में सर्वांशम की भी परिभाषा लिख लेंगे अपन, इसको भी अपन अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, और इसकी जो है कसौटियां भी अपन लिख लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, समरूपता समझ में आ गई और इसकी कसौटियां समझ में आ गई, तो इनको आप अच्छी तरीके से लिख लो। ठीक है, जो अपन ने कसौटियां पढ़ी कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, इस बात को समझने के लिए अपन 3-4 एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो पहला अपना उदाहरण है कि निम्न आकृतियों के लिए समरूपता की जांच कीजिए। ठीक है, ये अपनी 2 कसौटियां हैं। अगर इनके संगत कोण बराबर होंगे, अगर इनकी भुजाएं समानुपाती होगी, ठीक है, तो ये अपनी दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाएगी। तो ये सारी चीजें बहुत ही छोटी छोटी हैं। ठीक है, तो जब मैं 10वीं क्लास में था, जब मैं 10th में था, तब हमारे साथ एक स्टूडेंट था, मेरा दोस्त था, जिसको गुणा भाग कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी, मतलब वो बोल सकते हैं अपन उसको बैक बेंचर। ठीक है, वो इसको कुछ भी नहीं आता था, ऐसे वो आ जाता था और ऐसे पढ़ के चला जाता था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था क्योंकि उसको जोड़ घटा वगैरह कुछ ही नहीं आता था। वो जो मैं बात कर रहा था ना कि 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो 3 साल तक एक ही क्लास को पढ़ता है, वो पहले टाइप के में से आता है। ठीक है, तो उसने 2 साल अपने बर्बाद कर दिए थे। तीसरा साल था तो उसकी क्लास में बहुत सारी इंसल्ट भी होती थी, बच्चे भी अपने मजाक उड़ाते थे और उसके साथ जो टीचर थे वो भी उसका मजाक उड़ाते थे। घर फैमिली में तो उसकी रेस्पेक्ट होती नहीं थी क्योंकि 2 साल फेल हो गया है, तीसरे साल में क्या करेगा। ठीक है, तो एक होता है ना कि एक लिमिट होती है सहन करने की हर इंसान की, तो उसने सोच लिया कि इस साल मेरे को कैसे भी करके करना है, मतलब करना है, 10th क्लास अपन को क्लियर करनी है, मतलब की करनी है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो मोस्ट सवाल थे जो टीचर ने बताए थे, स्टूडेंटों को मोस्ट लगाए थे ना, वो सारे सवाल अपन जैसे कि हिंदी में याद करते हैं ना कि भाषा किसको बोलते हैं, तो उसकी डेफिनेशन वगैरह जो होती है, वैसे उसने सवालों को याद किया है। जैसे कि भाषा की परिभाषा अपनी क्या होती है, मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को जब प्रकट करता है तो जब वो जिस साधन का प्रयोग करता है उसे अपन भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा की परिभाषा क्या होती है, मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को जब प्रकट करता है तो वो जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे अपन भाषा कहते हैं। ऐसे परिभाषा के रूप में अपन ने भाषा की परिभाषा देखी, तो ऐसे उसने परिभाषा के रूप में अपन ने डेफिनेशन के रूप में उसको याद कर लिया। ऐसे उसने वो मोस्ट सवाल थे उनको याद कर लिया। आप यकीन नहीं करोगे उसके 50 नंबर आए मैथ में। सबसे भारी उसको मैथ ही लगती थी, बाकी सब सब्जेक्ट में वो क्लियर हो जाता था, सब सब्जेक्टों में पास हो जाता था, बस मैथ में रह जाता था। तो उसने इस साल क्या किया, जो मोस्ट क्वेश्चन थे उनको याद कर लिया, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, उसको 50 नंबर आ गए, उसके 50 नंबर आ गए। देखो अब आपको तो हर चीज़ें आती हैं, आप तो उससे 2 नहीं 3 नहीं 4 गुने आगे हो। ठीक है, आप उससे डबल हो, तो उसके 50 नंबर आए हैं तो आपके तो 100 में से 100 आनी चाहिए ना। ठीक है, वो बच्चा है जिसको जोड़ गुणा भाग कुछ भी नहीं आता, फिर भी वो 50 नंबर ला रहा है। आपको तो सब आते हैं, तो आप तो दुगना नहीं उससे 3 नंबर लाना चाहिए, पर लिमिट अपने 100 ही होती है, तो दुगना तो लेके आ जाओ, उससे नंबर 50 आ गए तो आप 100 तो लेके आ जाओ। कोई मुश्किल नहीं है। किताबें बनाने वालों ने जब किताब बना दी तो अपन को तो सिर्फ उनको देख के पढ़ना है। ठीक है, समझाने के लिए मैं हूँ, पढ़ने के लिए आप हो। समझाने के लिए मैं हूँ, पढ़ने के लिए आप हो। आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत ही आपको 100 में से 100 दिलाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, मेहनत करनी है दुगनी तिगनी जितनी हो सके, जब तक आपको खुद को संतुष्टि ना हो जाए कि नहीं अब अपन 100 में 100 ला सकते हैं। नींद में हो तो कोई सवाल पूछ ले तो ऐसे जवाब दे दो उसका, इतनी तैयारी होनी चाहिए अपनी। मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में मैं बात नहीं कर रहा कि आप मेरी सब्जेक्ट में 100 में 100 लाओ, आप हर सब्जेक्ट में 100 में 100 लाओ, अच्छे परसेंटेज बनाओ,
अच्छी परसेंटेज बनाओ, अपने घर का, परिवार का, गांव का और अपने देश का नाम रोशन करो। मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में 100 में 100 लाओ, आप हर सब्जेक्ट में इतनी मेहनत करो जितनी अपन इस मैथ वाले चैप्टर में कर रहे हैं, मैथ वाली सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उतनी मेहनत आप सब सब्जेक्ट में करो। ठीक है, अपनी परसेंटेज एक सब्जेक्ट से नहीं बनती, अपनी 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट जो भी हैं अपने, उनसे अपनी परसेंटेज बनती हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत अपनी सच्ची लगन से करनी है। 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल बच्चों के आते हैं। ठीक है, तो वो लेके आ रहे हैं तो वो कुछ अलग तैयारी नहीं कर रहे, वैसा नहीं है कि ये है, पर वो उनका ये है, वो फर्स्ट टाइप के जो बच्चे हैं वो उन 3 चीज़ों से दूर रहते हैं, इसलिए उनके 100 में 100 आ रहे हैं। ठीक है, वो जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट हैं जो वो 3 चीज़ों की लत लगी होती हैं, उन 3 चीज़ों से वो दूर हैं, इसलिए उनके 100 में 100 आ रहे हैं। अगर आप इन तीनों चीज़ों में से किसी चीज़ में फंसे हुए हो तो उनसे बाहर निकलो, उनसे बाहर निकलोगे तभी अपने मैथ में फोकस कर पाओगे। मैथ इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर इसको समझे तो इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, और इसको कुछ नहीं समझे तो इतनी सिंपल भी नहीं है। ठीक है, तो अपन करते हैं इस उदाहरण के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने त्रिभुज ले लिया, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसके त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज PQR। ठीक है, सबसे पहले अपन संगत कोण देखेंगे कि संगत कोण बराबर हैं या नहीं। तो कोण ए बराबर कितने डिग्री है? 30 डिग्री। उधर दूसरे वाले त्रिभुज में कौन सा कोण 30 डिग्री है? कोण P। तो ये बराबर है कोण P के। उसके बाद में कोण B कितना है? कोण B 170 डिग्री। उस वाले त्रिभुज में कौन सा कोण 170 डिग्री है? कोण Q। उसके बाद में कोण आता है अपना C, ये है 160 डिग्री। उस वाले त्रिभुज में कौन सा कोण 160 डिग्री है? कोण R। ठीक है, तो इनके संगत कोण तो अपने पास बराबर आ गए। पहली कसौटी तो अपनी करेक्ट हो गई कि इनके संगत कोण तो बराबर है। अब इनके संगत भुजाओं का समान अनुपात निकालते हैं कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं या नहीं। दूसरा देखो, भुजा ले ली अपन ने AB बटा, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है वही अपन को लेनी है। तो सबसे बड़ी भुजा है PQ। AB का मान कितना है? 12 सेमी। इधर PQ का मान कितना है? 6 सेमी। तो ये कटे तो ये आ गए अपने 2 सेमी। उसके बाद में देखो, इससे छोटी भुजा कौन सी है? ये वाली भुजा AC। AC बटा, इससे छोटी वाली भुजा कौन सी है? PR। AC का मान कितना है? 6 सेमी। PR का मान है 3 सेमी। ये कटे अपने 2 सेमी। उसके बाद में सबसे छोटी भुजा कौन सी है? BC। BC बटा QR 3 सेमी। 1.2 1.5 सेमी। ठीक है, ये पॉइंट हटाया, इधर 0 बढ़ाया। ठीक है, 15 से 30 2 बार, तो 2 सेमी। तो इनका अनुपात अपने पास समान आ गया है। अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। ये दोनों आकृतियां अपनी समरूप सिद्ध हो गई। अपन ने देखा कि इनके संगत कोण बराबर हैं और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, मतलब समान अनुपात में विभाजित हैं। ठीक है, इनका अनुपात अपने पास समान आ गया। अतः अपन लिख सकते हैं
त्रिभुज ए बी सी। अच्छा, समरूप का चिन्ह क्या होगा? समरूपता का चिन्ह होगा ये जो लेटा हुआ ऐसे, ये अपना समरूपता का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद में त्रिभुज पी क्यू आर। अच्छा, इनको समरूप लिखते समय अपन को इनकी संगतता का भी ध्यान रखना चाहिए कि संगतता इनकी टूटी तो नहीं है ना। तो देखते हैं इनकी संगतता कैसे चेक करते हैं अपन। सबसे पहले ए वाला कोण है, पहले अपन ने ए वाला कोण लिखा, तो ए वाला कोण किसके बराबर है? पी के। तो सबसे पहले अपन पी लिखेंगे। उसके बाद में लिखा अपन ने बी, तो बी वाला कोण किसके बराबर है? कोण क्यू के। तो ये अपने दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसको भी अपन ने दूसरे नंबर पे लिख दिया। उसके बाद में कोण सी, ये अपने तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसके बराबर है कोण आर, ये भी अपने तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, इनकी संगतता टूटी नहीं। उसके बाद में भुजाओं को देख लेते हैं अपन। ए बी, आगे से दो बिंदु, आगे के दो बिंदु पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। उसके बाद में ए सी, पहला और तीसरा बिंदु, पी आर, पहला और तीसरा बिंदु। उसके बाद में बी सी, दूसरा और तीसरा बिंदु। उसके बाद में क्यू आर, दूसरा और तीसरा बिंदु। ठीक है, तो इनकी संगतता नष्ट नहीं हुई, ये भी अपन को चेक करना होता है। ठीक है, कर लिया चेक, सब सही है। तो यहां तक आप अच्छी तरीके से लिख लो। उसके बाद में दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसमें भी अपन को समरूपता की जांच करनी है, तो करते हैं। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन इनके संगत कोण को देखेंगे कि इनके संगत कोण बराबर हैं या नहीं। तो कोण ए बराबर अपने 30 डिग्री है, ये अपने किसके बराबर है? कोण पी के। उसके बाद में कोण बी बराबर है 170 डिग्री का, जो बराबर है कोण क्यू के। कोण सी बराबर है 160 डिग्री, जो बराबर है कोण आर के। ठीक है, तो संगत कोण अपने बराबर आ गए। अब संगत भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं अपन। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें? ये वाली एसी, बटा इसमें सबसे बड़ी भुजा है पी आर। एसी का मान है 2.5, इधर पी आर का मान है 2। ये इधर से पॉइंट हटाया, इधर 0 बढ़ाया। ठीक है, इनको अगर अपन काटें तो ये अपने 5/4 आ गया। उसके बाद में देखते हैं, इससे छोटी भुजा है बीसी, बटे इससे छोटी भुजा है क्यू आर। बीसी का मान है 2 सेमी, सेमी घटा दो यहाँ पे भी। उसके बाद में क्यू आर का मान है 1.5, इधर पॉइंट हटाया, इधर 0 बढ़ाया। ठीक है, इसको काटें तो ये कटा अपने 4/3 बार। ठीक है, तो इनका अनुपात अपने बराबर नहीं आ रहा। तीसरे को अपन चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन ने देख लिया कि इनका अनुपात समान नहीं आ रहा। अतः अपन लिख सकते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, या ऐसे लिख लो, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, अतः दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। अब
समरूप नहीं है तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे अपन? त्रिभुज ABC ये होता है समरूपता का चिन्ह, इसको अपन काट देंगे, त्रिभुज PQR। ठीक है, अगर ये समरूप नहीं है तो इनकी संगतता को अपन चेक करेंगे नहीं। ठीक है, ये अपने दो उदाहरण हो गए। तीसरे उदाहरण में अपन देख लेंगे कि इनकी भुजाओं का अनुपात अपने पास समान आएगा, पर इनके जो कोण है, संगत कोण है, इनका अनुपात अगर अपने पास समान नहीं आएगा तो अपन लिख देंगे कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें अपन ने देख ली। तीसरी चीज में अपन ये करेंगे कि ये जो कोण रहेगा इनके अनुपात, ये दोनों भुजाओं के जो कोण है, संगत कोण है, ये अपने बराबर नहीं आएंगे। तो देख लेना, आप समझ लो, यहाँ पे समझ लो आप। अगले में तो क्या लिखोगे, तो इसको भी आप क्या करो, उतार लो। ठीक है, उसके बाद में अपन चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो भी बेसिक चीजें थी, जो 6.1 वाले क्वेश्चन हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीजें अपन ने यहाँ पे देख ली। ठीक है, उसके बाद में जो भी, अच्छा एक चीज अपनी रह गई है, उसको लिख लो आप। एक चीज अपनी रह गई है, सर्वांग क्षमता। अच्छा छोड़ो, इसको बाद में लिख लेंगे अपन, आगे 6.2 6.3 में अपने ये आएगी सर्वांग क्षमताएं। तो यहाँ पे तो अपने समरूप आकृतियों को देख लो, उसके बाद में सर्वांग क्षमता अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लो। तो प्रश्नावली 6.1 का अपने पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, तो देखते हैं। दिया है कि कोष्टक में दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कोष्टक में दो शब्द दिए हुए हैं, इनका अपन को प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो करते हैं। तो इसमें पहला है कि सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। मैंने आपको बताया था कि सर्वांगसम आकृतियां किसको बोलेंगे अपन, वह आकृतियां जो दिखने में भी समान हो और मापने में भी समान हो, वह सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। और समरूप आकृतियां किसको बोलते हैं अपन, वह आकृतियां जो दिखने में समान हो परंतु मापने में असमान हो, वह आकृतियां अपनी समरूप आकृतियां कहलाते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है ये सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त में सभी वृत्त आ गए, छोटे बड़े। ठीक है, तो छोटे बड़े अगर ये दिखने में तो समान होंगे, पर इनको मापेंगे तो एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो सभी वृत्त अपने सर्वांगसम नहीं होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। ऐसे ही सभी वर्ग, छोटे वर्ग भी होते हैं, बड़े वर्ग भी होते हैं। तो छोटे वर्ग का मान छोटा होगा, बड़े वर्ग का मान बड़ा होगा। तो ये दिखने में तो समान होंगे पर मापने में असमान होंगे, तो ये क्या होंगे, समरूप। ये क्या कहलाएंगे, समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज अपने जो होते हैं वह समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, उसके बाद में भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो तथा उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। तो इनकी जगह पे अपने क्या आएगा, संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर, और भुजाएं अपनी क्या होनी चाहिए, समानुपाती। ठीक है, तो कर दी अपन ने रिक्त स्थानों की पूर्ति, आप भी कर देना अच्छी तरीके से। चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अपन को कि निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो। ठीक है, पहला अपन को देखना है कि समरूप आकृतियां, इसके दो भिन्न भिन्न उदाहरण अपन को देने हैं।
ठीक है। समरूप आकृतियां अपन लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। सभी वृत्त सभी वर्ग आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सभी आयत, सभी चतुर्भुज, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो, कैसा भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है। तो समरूप आकृतियां वे आकृतियां जो दिखने में समान हो परंतु मापने में समान नहीं हो। यहाँ पे अपन ने लिखा सभी वृत्त, तो वृत्त सभी प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े, तो वो दिखने में तो समान होंगे परंतु मापने में समान होंगे नहीं होंगे। इस वजह से अपन ने लिख दिया यहाँ पे सभी वृत्त। तो ये समरूप आकृतियां हैं। तो ये दो एग्जाम्पल अपन ने लिख दिए, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद में दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब अपन को लिखना है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो देखो इधर पहली अपन लिख देंगे आयत और त्रिभुज। अब देखो ये रहा आयत और ये रहा त्रिभुज। ठीक है। ऐसी आकृतियां जो दिखने में समान हो परंतु मापने में समान ना हो, वह समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्या ये दिखने में समान है? नहीं, तो ये समरूप आकृतियां होगी नहीं। तो अपन को यही तो दर्शाना है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो अपन ने लिख दिया आयत और त्रिभुज। दूसरा अपन लिख देंगे वृत्त और वर्ग। आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी इच्छा से। ठीक है, अपनी इच्छा से आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अपन ने ये दे दिए। ठीक है, तो इनको उतार लो। फिर इस प्रश्नावली का 6.1 का अपना एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है तीसरा, उसको भी करेंगे। पहले इनको उतार लो आप। तो देखो 6.1 का अपना ये अंतिम क्वेश्चन है। जो देखो बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। अपन को इसकी जांच करनी है कि जो दोनों चतुर्भुज हैं ये समरूप हैं या नहीं। तो कैसे जांच करेंगे अपन? समरूपता की कसौटी से अपन जांच करेंगे। अगर इनके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात समान आ गया या बराबर आ गया तो ये दोनों आकृतियां समरूप कहलाती हैं। तो सबसे पहले चलो सॉल्यूशन की तरफ। तो चतुर्भुज PQRS व चतुर्भुज ABCD में देखो तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। सभी कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। इस वाले चतुर्भुज में सभी कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। इसलिए A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर 90 डिग्री। ठीक है। और उधर वाले में और इस वाले चतुर्भुज में तथा कोण P, कोण Q, कोण R व कोण S कोई भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। अतः इनके संगत
कोण बराबर नहीं होते, अतः इनके संगत कोण बराबर नहीं है, अतः यह चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, अतः ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने ये दोनों चतुर्भुज लिख दिए और इस वाले चतुर्भुज में सभी कोण अपने 90 डिग्री के हैं, पर इधर वाले चतुर्भुज में कोई भी कोण अपने 90 डिग्री का नहीं है, अतः इनके संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। आगे बात समझ में? तो ये वाली प्रश्नावली 6.1 तो अपनी खत्म हो गई। ठीक है, बेसिक चीजें देखी अपन ने इसकी कुछ, और उसके बाद में 6.1 प्रश्नावली अपन ने खत्म भी कर दी। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, अपन ने ये भी कर लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो अपने एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे वो भी सिंपल ही आएंगे, अगर ध्यान से पढ़ो तो वो भी सभी सिंपल है। ठीक है, सभी क्वेश्चन अपने सिंपल आएंगे, सभी क्वेश्चन अपने सिंपल रहेंगे। मैथ में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अपन अगर अपनी बेसिक चीजें स्ट्रोंग हैं तो ये सवाल अपने लिए कुछ भी नहीं है। अगर अपनी बेसिक चीजें स्ट्रोंग हैं तो ये सवाल अपने लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनको आप उतार लेना।